Hello everyone, welcome to the Manula classes in the session of weekly current affair revision through MCQs। आज के इस सेशन में बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी फैक्चुअल नॉलेज को इंक्रीज करेंगे, साथ ही आपके कॉन्सेप्ट्स को भी काफी हद तक क्लियर कर देंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चंस होंगे आपके करंट अफेयर्स में जितने भी टॉपिक रहे और उन करंट अफेयर के बैकग्राउंड क्या है। इट मींस करंट नॉलेज विद स्टैटिक नॉलेज। तो ये कवर करेगा 30 मार्च से लेकर के 12 अप्रैल 2025 तक का करंट अफेयर। उसमें हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है हमारे पास में वो है, वेयर इज द वेस्टर्न घाट्स लोकेटेड। आप सबको पता होगा वेस्टर्न घाट्स की जो रेनफॉल का पैटर्न है उससे रिलेटेड एक रिपोर्ट आई थी। इसी के कारण ये जो वेस्टर्न घाट्स हैं ये लाइमलाइट में है। सो वेस्टर्न घाट्स हमारे जो लोकेटेड हैं, मैं अगर बात करूं तो ये जो लोकेटेड हैं आपकी इस साइड में है। सो क्लियरली आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये तमिलनाडु से जो है गुजरात वाली कोस्ट तक जो है एक्सटेंशन इनका है। ठीक है, आपको पता होगा यहाँ से तमिलनाडु यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ केरला है, आपका कर्नाटक है, फिर आपका गोवा है, फिर आपका महाराष्ट्र है और फिर आपका गुजरात है। तो इस रीजन तक आपका वेस्टर्न घाट जाता है और ये वाली जो साइड है इसको बोलते हैं हम ईस्टर्न घाट्स। तो दो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हुए। हाइट में वेस्टर्न घाट्स की हाइट ज्यादा है और ईस्टर्न घाट्स की हाइट है वो कम है। इसका प्रूफ ये है कि इस साइड से जो रिवर्स हैं वो इधर आकर के फ्लो करती हैं। कोई भी रिवर यहाँ से निकल करके इधर नहीं जाती है। यू नो कि जितना भी जो पानी होता है लिक्विड होता है वो हमेशा हाई जो एल्टीट्यूड होता है उस लो एल्टीट्यूड की तरफ ही फ्लो करता है। सो बेसिक सा कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पर क्लियर हो जाना चाहिए। आपको यहाँ से मैं कुछ पॉइंट देता हूँ जो आपको क्लियर करने हैं, अपनी नोटबुक में ऐड कर लेने हैं। वो है कि वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स का जो रीजन है उसके कुछ लोकल नेम्स आपको सर्च करके ऐड करने हैं। जैसे कि महाराष्ट्र में वेस्टर्न घाट्स को हम क्या कहते हैं वो नाम आपको नोट करना है। केरला में वेस्टर्न घाट्स को क्या कहते हैं वो आपको नोट कर लेना है। अब हम क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनोदर नेम फॉर द वेस्टर्न घाट्स। तो वेस्टर्न घाट्स के लिए एक अनोदर नेम है सह्याद्री हिल्स। इनको सह्याद्री हिल्स के नाम से भी जाना जाता है। यू नो कि वेस्टर्न घाट्स अपने आप में एक माउंटेन रेंज है और बहुत ही लंबी है ना, और यूनेस्को की जो है वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में भी आता है ड्यू टू इट्स डाइवर्सिटी इन बायोडाइवर्सिटी की हम यहाँ पे बात करें तो, और वर्ल्ड का हॉटस्पॉट भी है डाइवर्सिटी के मामले में, बायोडाइवर्सिटी के एस्पेक्ट में। सो यहाँ पर बात हो रही है सह्याद्री हिल्स, तो ये इनका एक लोकल नेम है। आपको पता होगा जो अरावली रेंज है ये अपने आप में इंडिया की ही नहीं वर्ल्ड में जो ओल्डेस्ट माउंटेन रेंजेस हैं उनमें काउंट होती है आपकी अरावली रेंज, और ये आपकी गुजरात से चलकर राजस्थान, हरियाणा, है ना, और दिल्ली तक इसकी रेंज आती है अरावली रेंज की। विंध्य रेंज आपको पता होगी मध्य प्रदेश और उसके आसपास में है। सतपुड़ा रेंज आपको पता होगी ये भी मध्य प्रदेश और उसके आसपास के रेंज में फैली हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं कि विच स्टेट डज नॉट हैव अ पोर्शन ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। अब आपको ये आइडिया होना चाहिए कि वेस्टर्न घाट्स अगर इस साइड में है तो इस साइड में कौन कौन से स्टेट्स नहीं हैं। क्या केरला इस साइड में है? हाँ है, यहाँ यहाँ पे है। गोवा है? हाँ यस ये भी है। कर्नाटका और महाराष्ट्र के बीच में गोवा है छोटा सा। तमिलनाडु हमको पता है कि ये वाला रीजन तमिलनाडु का है। तो वेस्ट बंगाल क्लियरली आंसर है कि वेस्ट बंगाल आपका इस साइड में है। सो वेस्ट बंगाल इसका आंसर करेक्ट है कि वेस्ट बंगाल वेस्टर्न घाट्स का पार्ट नहीं है, उस रीजन तक इसका कोई जो है एक्सटेंशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the highest peak in the western ghats? This is a multiple times asked question है, ये repeated question है, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, ये पूछ रहे हैं कि what is the peak in western ghats, वो भी कैसी हाईएस्ट पीक की यहाँ पर ये बात कर रहे हैं। देखो सबसे पहले तो आप ये देख लो कि जितनी की ये आपको दिख रही है पीक्स,
कई बार क्वेश्चन इस तरह से भी बनता है कि इनमें से कौन सी पीक जो है साउथ इंडिया में है और कौन सी साउथ इंडिया में नहीं है। ये जितनी भी हम यहाँ पर आप पीक्स देख रहे हैं, ये सारी की सारी पीक्स साउथ इंडिया की ही पीक्स हैं। तो यहाँ पर देखो कौन कौन सी है, अनाईमुदी, नीलगिरी और दोदा बेटा और मसली पुलीमाला, मसली पुलीमाला। अब इसमें सबसे ऊंची की जब हम बात करते हैं तो वो है आपकी अनाईमुदी, जो है वेस्टर्न घाट्स की अपने आप में सबसे हाईएस्ट पीक है। ये कौन सी, अनाईमुदी। अब आपके लिए क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, आपको फाइंड करना है दी हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ साउथ इंडिया। ठीक है, साउथ इंडिया की आपको हाईएस्ट माउंटेन पीक सर्च करनी है और चाहो तो उसको कमेंट में लिखिए, गूगल करिए और तुरंत की तुरंत उसको आप बताइए। ये किसकी है, वेस्टर्न घाट्स की है। मैंने क्वेश्चन पूछा है साउथ इंडिया की हाईएस्ट पीक, ठीक है, वो आपको बतानी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब हम चलते हैं और क्वेश्चन है आपका, विच रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम दी वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स में इसमें से कौन सी रिवर है, आपको पता है यमुना हिमालय से आती है और यमुनोत्री ग्लेशियर से आती है। जगह का नाम है बंदर पूंछ। गंगा गंगोत्री ग्लेशियर से आती है, स्पेसिफिक जगह है गोमुख, तो ये भी नहीं है। दूसरा गोदावरी, हाँ ये रिवर जो है वेस्टर्न घाट से फ्लो करके इधर की तरफ आती है, जबकि नर्मदा आपको पता होगा कि नर्मदा इस रीजन से इधर की तरफ आती है। सतपुड़ा और जो विंध्य रेंज है उनके बीच से फ्लो करती है आपकी नर्मदा रिवर। सो हमारे पास में करेक्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया, करेक्ट आंसर हो गया गोदावरी। चलिए आपको भी एक क्वेश्चन और देता हूं मैं, आपको नोट करना है कि गोदावरी को साउथ इंडिया में और किस नाम से जाना जाता है। मींस गोदावरी का नाम गंगा की तरह ही लिया जाता है। हिंट मैंने आपको दे दी कि गोदावरी को साउथ इंडिया में क्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, What type of climate is most commonly found in the Western Ghats? तो वेस्टर्न घाट्स में कैसा क्लाइमेट आपको मिलता है। तो देखो, क्या वेस्टर्न घाट्स में डेजर्ट, नहीं, देखो क्योंकि बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, इसका मतलब यहाँ पर डेजर्ट तो नहीं होगा, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले बोला था यूनेस्को की बायोडाइवर्सिटी के हॉटस्पॉट में ये काउंट किया जाता है। ऐसा तो होगा ही नहीं। देखो जो टेम्परेट रीजन होते हैं, है ना, टेम्परेट रीजन में बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी नहीं होती। क्यों, क्योंकि वहां पे ना तो बहुत ज्यादा ठंड होती है, ना ही बहुत ज्यादा जो है समर होती है। मींस टेम्परेचर जो होता है वो टेम्परेट होता है, मॉडरेट होता है। फिर बात करते हैं अल्पाइन की, तो अल्पाइन रेंज जो रेंज होती है, साइड होती है, उनमें भी बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी नहीं मिलती। एक्चुअली में जो रीजन ट्रॉपिकल रीजन होते हैं वहां पर आपको हमेशा बायोडाइवर्सिटी ज्यादा मिलेगी, अच्छी खासी रेनफॉल मिलेगी, अच्छा खासा टेम्परेचर का अप डाउन मिलेगा। सो वेस्टर्न घाट्स का जो क्लाइमेट है वो कैसा है, ट्रॉपिकल मानसून वाला क्लाइमेट है। आप सबको पता होगा कि ट्रॉपिकल मानसून कैसा होगा। आपको अगर मैं इसको अर्थ से रिप्रेजेंट करूं, इसको आप 0 डिग्री लैटिट्यूड मान लें, इसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, सॉरी कैंसर, और इसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। सो ये दोनों ही ट्रॉपिक्स के बीच का जो रीजन होता है हम उसको ट्रॉपिकल क्लाइमेट में काउंट करते हैं। तो वेस्टर्न घाट्स जो है वो ट्रॉपिकल टाइप का क्लाइमेट है, और उसमें भी कौन सा, मानसून। ट्रॉपिकल में भी कई तरह के क्लाइमेट होते हैं, उसमें भी ये कौन सा है, मानसून वाला। मानसून वाला मींस एक टाइम पर रेनफॉल होती है, मानसून आता है, इसीलिए हम उसको ट्रॉपिकल मानसून वाले क्लाइमेट में काउंट करते हैं। किसको, वेस्टर्न घाट्स को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ईस्टर्न घाट्स लोकल नेम इन तमिलनाडु। तमिलनाडु में ईस्टर्न घाट्स का लोकल नेम है उसका कलरनी थी। ठीक है, कल्लारी नाथी, तमिलनाडु में, मींस इस रीजन की बात कर रहे हैं, इस रीजन की। यहां पर इसका नाम क्या है, कल्लरनी नाथी। ये नाम है किसका, वेस्टर्न, सॉरी ईस्टर्न घाट्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट डज नॉट हैव द ईस्टर्न घाट्स। अब आपको आइडिया होगा कि ये रीजन है, यहाँ पर आपका ऊपर जाएंगे तो वेस्ट बंगाल, फिर आपका उड़ीसा, फिर थोड़ा इधर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ये वाला रीजन। तो देखो
आपका आंध्र प्रदेश भी हो गया, तेलंगाना हो गया, उड़ीसा हो गया, पंजाब तो भाई आपका इस साइड में जाकर के है, तो पंजाब इसमें करेक्ट आंसर आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द हाईएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट्स। ईस्टर्न घाट्स की बात हो रही है, मींस इस साइड की बात हो रही है। यहाँ पर हाईएस्ट पीक कौन सी है आपकी, वो है जिंदागाडा। ये इसकी हाईएस्ट पीक है ईस्टर्न घाट्स की, जिंदागाडा पीक। ठीक है, देखो बहुत ज्यादा हाइट नहीं है, फिर भी इसको हाईएस्ट मान रहे हैं हम, 1690 है ये। ठीक है, और ये अराकू वैली आंध्र प्रदेश में है ये रीजन। और ये अराकू वैली जो है हमेशा जो है फेमस है किसके लिए, कि यहाँ बहुत अच्छी क्वालिटी की कॉफी का प्लांटेशन होता है, कॉफी का प्रोडक्शन यहाँ पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट आर फाउंड इन द वेस्टर्न घाट्स। तो वेस्टर्न घाट्स में आपको कौन से फॉरेस्ट मिलेंगे। देखो, अगर वहां का क्लाइमेट ट्रॉपिकल है तो फॉरेस्ट भी कैसे मिलेंगे, मींस ट्रॉपिकल ही मिलेंगे। तो बड़ा सिंपल सा आंसर है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट यहाँ पर हमको मिलेंगे। देखो, डेसिडियस फॉरेस्ट ये वो होते हैं एक टाइम पर, मींस इनका जो लीव्स होती है उनको उनकी शेडिंग होती है, कभी बहुत ज्यादा गर्मी तो बहुत ज्यादा ठंड, पत्तियां सब हट जाती हैं, वो सब है नहीं। अल्पाइन बिल्कुल नहीं है, टूंड्रा बिल्कुल नहीं है, टूंड्रा तो वहां मिलेगा आपको साइबेरिया और ऐसे बहुत ज्यादा ठंड वाले रीजन में। तो करेक्ट आंसर हो गया हमारा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन दी वेस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न घाट में कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वो है आपकी पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, काफी फेमस है। चलो मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछ लेता हूँ कि जो पेरियार है इस नाम से एक लेक भी है। ठीक है, एक लेक है, आपको बताना है कि वो किस स्टेट में है, बहुत फेमस है और बहुत ज्यादा उससे क्वेश्चंस भी कई बार रिपीट हुए हैं। अब आपको ये भी पता करना है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस स्टेट में है। अगर विदाउट गूगल किए आप इसका आंसर दे सकते हैं तो दीजिए कमेंट बॉक्स में। सुंदरबन नेशनल पार्क सबको पता होगा, बताइए कमेंट्स में। रणथंबोर नेशनल पार्क ये कहाँ पर है आपको बताना है। ठीक है, नहीं तो फिर मैं बता दूंगा आपको। 1 मिनट का पॉज ले लो और फिर आप कमेंट कर दो अगर आपको पता है तो। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आपका उत्तराखंड में है ना। सुंदरवन नेशनल पार्क आपका वेस्ट बंगाल, और ये वो वाला रीजन है बे ऑफ बंगाल के आसपास वाला रीजन जहाँ बंगाल टाइगर मिलता है। रणथंबोर नेशनल पार्क आपका राजस्थान में है। ठीक है, तो ये तीनों का आंसर ये हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, which of the following is a major difference between the Western Ghats and Eastern Ghats? दोनों में क्या major difference है? The Western Ghats are higher in altitude. हाँ, ये तो है कि Western Ghats की हाइट ज्यादा है। Eastern Ghats receive more rainfall, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। Western Ghats are more close to Himalayas, क्या ऐसा है कि Western Ghats हिमालय के ज्यादा पास में है, ऐसा भी नहीं है। ईस्टर्न घाट्स आर लोकेटेड इन द सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, नहीं भाई, ईस्टर्न घाट्स भी इस साइड में है, वेस्टर्न घाट इस साइड में है। तो करेक्ट आंसर हमारा वेस्टर्न घाट्स में ये हो गया कि वेस्टर्न घाट्स की जो है वो हाइट ज्यादा है और काफी दूर तक ये फैले हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच ऑफ दी these places is located in the eastern घाट। ईस्टर्न घाट्स में इसमें से कौन सा प्लेस है, मन्नार की खाड़ी या पुरी या कुर्ग या कोडाई कनाल। एक्चुअली में जो ईस्टर्न घाट्स है ना, ईस्टर्न घाट्स, इसमें आपको देखा होगा थोड़ी देर पहले ही हमने आपको बताया था कि यहाँ पर उड़ीसा है ना। तो उड़ीसा की ही एक जगह है, उसका नाम है पुरी, और पुरी फेमस है जगन्नाथ टेम्पल के लिए। कई बार क्वेश्चन यहाँ से आया है। जगन्नाथ का जो पुरी का टेम्पल या जगन्नाथ का टेम्पल ये बहुत ज्यादा फेमस है, जहां पर एवरी ईयर रथ यात्रा जो है निकलती है और लाखों करोड़ों की यहाँ पर जो है भीड़ होती है, भक्तजन यहाँ पर पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, The biodiversity of the Western Ghats is recognized as a UNESCO World Heritage Site. What is the main reason for this? क्या भाई इसके लिए रीजन है? तो बड़ी सिंपल सी बात है कि क्योंकि वहां पर अच्छी खासी बायोडाइवर्सिटी मिलती है हमको, प्लांट्स में भी और एनिमल में भी। ठीक है, इसीलिए इसको हम क्या मानते हैं, इस वेस्टर्न घाट्स को यूनेस्को में
वर्ल्ड हेरिटेज साइट में काउंट करते हैं और ये हॉटस्पॉट भी माना जाता है बायोडाइवर्सिटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज क्रॉप्स इज कॉमनली ग्रोन इन दी वेस्टर्न घाट्स। तो वेस्टर्न घाट्स में कौन कौन सी क्रॉप्स आपको देखने को मिलेंगी, तो आपको मिलेगी मोस्टली कॉफी। देखो ये तो ऐसे चीजें हैं जो कि आपको नॉर्थ इंडिया में पंजाब, यूपी, बिहार, राजस्थान सब में आपको मिलेगी। ये कॉफी है, ये आपको वेस्टर्न घाट में मिलेगी। बाकी हमारे आपकी ये जो पंजाब, राजस्थान, दिल्ली या हरियाणा, यहाँ पर कॉफी नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज अ मेजर एनवायरमेंटल कंसर्न अफेक्टिंग बोथ द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स। क्या एनवायरमेंटल कंसर्न है दोनों का। अर्बनाइजेशन, हाँ ये भी है, ठीक है, लेकिन उतना बड़ा नहीं है क्योंकि हमें इन चारों में से कंपैरेटिव आंसर निकालना है। ओवर ग्रेजिंग नहीं, इतना नहीं है, लेकिन ये भी एक प्रॉब्लम तो है। फ्लडिंग थोड़ा प्रॉब्लम है लेकिन उतना बड़ा नहीं है, लेकिन बड़ी प्रॉब्लम है डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, मीन्स हम एक तरह से कह सकते हैं कि डिफॉरेस्टेशन की वजह से अर्बनाइजेशन है, डिफॉरेस्टेशन की वजह से ओवर ग्रेजिंग है, और डिफॉरेस्टेशन की वजह से ही फ्लडिंग वहां पर है, लैंडस्लाइडिंग वहां पर है, बायोडाइवर्सिटी का लॉस है, और इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल है डिफॉरेस्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 आल्सो नोन एज, और किस नाम से इसको जाना जा रहा है, तो इसका नाम है उम्मीद बिल। ठीक है, क्या नाम है इसका, उम्मीद बिल इसका नाम है, और इसी नाम से इसको जाना जा रहा है रिसेंट टाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 also known as उम्मीद bill passed in the parliament in April 2025. This legislation seeks to amend the वक्फ एक्ट of, कौन से ईयर के वक्फ एक्ट को ये अमेंड करना चाहता है, तो वो है आपका 1995 का वक्फ अमेंडमेंट एक्ट। उसमें अमेंडमेंट इसमें किया गया है, और अब ये जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है ये एक्ट बन चुका है और इम्प्लीमेंट भी ये हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज बिम्स्टेक स्टैंड फॉर। आपको पता होगा बिम्स्टेक की मीटिंग में रिसेंटली अभी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और बांग्लादेश के जो गवर्नमेंट के सलाहकार हैं, एडवाइजर हैं, उनके साथ में मीटिंग हुई थी, तो ये काफी पॉपुलर भी हुई थी ये मीटिंग। तो इसका स्टैंड फॉर मींस, इसकी फुल फॉर्म की बात हो रही है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इस नाम से इसको जाना जाता है। बी फॉर बे ऑफ बंगाल, आई फॉर इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इस नाम से इसको जाना जाता है, ये इसकी फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन Which of the following is not a member of बिम्स्टेक। बिम्स्टेक का मेंबर कौन नहीं है, इंडिया है, हाँ है, नेपाल है, बिल्कुल है, श्रीलंका है, बिल्कुल है, अफगानिस्तान बिल्कुल भी इसका मेंबर नहीं है। नेक्स्ट वेयर वॉज बिम्स्टेक फाउंडेड, जब इसको फाउंड किया गया था तो कहां पर इसकी नींव रखी गई, कहां पर इसका बेस रखा हुआ, फाउंडेशन कहां पे हुआ, तो इसका फाउंडेशन हुआ था बैंकॉक में। ठीक है, और उस समय इसको बैंकॉक डिक्लेरेशन के नाम से जाना जाता था, बाद में इसका नाम बिम्स्टेक हुआ, और काफी जो है इसका एक्सपेंशन हुआ, इसमें बहुत सारे अपडेट्स हुए, रिफॉर्म्स हुए, तब जाकर के आज ये बिम्स्टेक की फॉर्मेट में काम करता है। नेक्स्ट है विच सेक्टर इज नॉट इंक्लूडेड इन बिम्स्टेक कोऑपरेशन। तो बिम्स्टेक में जितनी भी कंट्रीज हैं, मेंबर नेशंस हैं, वो कुछ डिफरेंट सिलेक्टेड फील्ड्स में एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, है ना। तो वो किस किस पे फोकस करते हैं, ट्रेड इन्वेस्टमेंट पे बिल्कुल करेंगे, टूरिज्म पर भी करेंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर करेंगे। क्यों कि टेक्नोलॉजिकल जो है कोऑपरेशन की बात हो रही है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन में आपका ट्रेड और इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। ठीक है, मल्टी सेक्टर में आपका टूरिज्म में भी आ जाएगा, है ना, ह्यूमन टू ह्यूमन, और मिलिट्री कोऑपरेशन की इसमें बिल्कुल भी बात नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो गया आपका डी। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है विच ऑफ दीज इज द प्राइमरी गोल ऑफ बिम्स्टेक। तो बिम्स्टेक का इनमें से प्राइमरी गोल क्या है, तो प्रोमोटिंग इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन अमंग इट्स मेंबर्स। तो इसके जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं उन सब में इकोनॉमिक और टेक्निकल, कल्चरल, ये सारे टाइप का कोऑपरेशन को प्रमोट करना इनका मेन पर्पज है।
नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन है, हाउ मेनी मेंबर कंट्रीज आर पार्ट ऑफ बिम्स्टेक? तो 7 कंट्रीज अभी इसके मेंबर्स हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है और फिर से आने के चांसेस हैं। तो कौन कौन मेंबर हैं इसके? देखो, बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल एंड भूटान। इसको आप ऐसे याद रखना कि बे ऑफ बंगाल से टच होने वाले कंट्रीज इसके मेंबर हैं, एक्सेप्ट 2 कंट्रीज जो बे ऑफ बंगाल से टच नहीं होते फिर भी इसके मेंबर हैं, वो हैं आपके नेपाल और भूटान। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज अ लैंडलॉक्ड मेंबर ऑफ बिम्स्टेक? तो लैंडलॉक्ड मेंबर कौन कौन है इसके? नेपाल और भूटान, बिकॉज नेपाल और भूटान की जो बॉर्डर्स हैं वो किसी ओशियन से, किसी सी से कनेक्ट नहीं होते। तो यहाँ देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। ये लैंडलॉक नहीं है, श्रीलंका नहीं है, अच्छा खासा ओशियन है, नेपाल है, ठीक है, और म्यांमार तो बिल्कुल नहीं है। तो करेक्ट आंसर हमारे पास में नेपाल है। अगर यहाँ पे भूटान होता तो भूटान भी हमारा ऑप्शन इसमें करेक्ट होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेक्रेटरीट ऑफ बिम्स्टेक इज लोकेटेड इन विच कंट्री? इसका सेक्रेटरीट ढाका में है, जो कि कैपिटल है आपकी बांग्लादेश की। नेक्स्ट, which country is not located on the Bay of Bengal and is still a member of BIMSTEC? तो नेपाल और भूटान ये दो कंट्री हैं जो बे ऑफ बंगाल पर इनका बॉर्डर या उनका कोस्ट नहीं है फिर भी इसके मेंबर है। तो नेपाल और भूटान, भूटान इस बार यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज द लार्जेस्ट इकोनॉमी इन बिम्स्टेक? तो बड़ी सिंपल सी बात है यार, इन सब में तो सबसे बड़ी इकोनॉमी इंडिया की है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज अ मेंबर ऑफ बिम्स्टेक बट नॉट ऑफ सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन? तो देखो, जो म्यांमार है वो सार्क का मेंबर नहीं है, ठीक है, लेकिन बाकी सारे कंट्री सार्क के भी मेंबर हैं और बिम्स्टेक के भी मेंबर हैं। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, तो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही उसको उठाया है। ठीक है, एक तो म्यांमार और एक थाईलैंड, ये दोनों बिम्स्टेक के मेंबर हैं लेकिन सार्क के मेंबर नहीं है। चलो तो एक काम करो, फिर आप सार्क के मेंबर बता दो कि सार्क में कौन कौन से नेशंस इसके मेंबर हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ बिम्स्टेक व्हेन इट वाज फाउंडेड? तो क्या नाम था इसका? इसका नाम था बे ऑफ बंगाल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ये बाद में हुआ, इससे पहले था बैंकॉक डिक्लेरेशन। ठीक है, तो ये उसके बैंकॉक डिक्लेरेशन के बाद इसका नाम रखा गया बे ऑफ बंगाल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो कंट्रीज को लगा, अरे यार केवल इकोनॉमिक कोऑपरेशन ही क्यों होना चाहिए, मल्टी सेक्टर में होना चाहिए कोऑपरेशन। तो उसके बाद में फिर ये बिम्स्टेक इसका नाम हुआ कि भाई मल्टी सेक्टरल कोऑपरेशन इसमें करेंगे। What is the theme of the latest BIMSTEC summit held in Thailand अप्रैल 2025? तो क्या है भाई इसकी थीम, क्या है ना? यहाँ पर देखो क्या क्या ऑप्शन है, बिम्स्टेक प्रॉस्पेरस, रेजिलिएंट एंड ओपन, बिम्स्टेक प्रोग्रेसिव प्रोटेक्टेड एंड परसिस्टेंट, बिम्स्टेक ग्रोइंग ग्रेट एंड जेंटली, बिम्स्टेक ओपन ओमनीपोटेंट नहीं। ये इसका ऑप्शन है, करेक्ट है ए। ठीक है, इस बार फोकस किया गया है कि जो बिम्स्टेक है वो प्रोस्पेरस हो, रेजिलिएंट भी बने टेररिज्म वगैरह उसके अगेंस्ट में, और ओपन भी रहे सबके लिए। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन करेक्ट है। थीम क्या है इस बार की? यार बिम्स्टेक प्रोस्पेरस, रेजिलिएंट एंड ओपन। नेक्स्ट क्वेश्चन, China has retaliated the USA with more export controls on some rare earth elements. Find the correct rare earth element from the given below. तो वो चाइना जो है उसके पास में बहुत बड़े रिजर्व्स हैं। वर्ल्ड में सबसे बड़ा सप्लायर कौन है अभी अगर हम देखें रेयर अर्थ एलिमेंट्स में, तो वो है चाइना। रेयर अर्थ एलिमेंट्स आज की जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल वाली इंडस्ट्री है, मोबाइल इंडस्ट्री है, कंप्यूटर आईटी की इंडस्ट्री है, उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, स्पेशली बैटरी वगैरह में, या मैं कहूँ अल्ट्रासाउंड, ये जो एक्सरे वगैरह होते हैं मेडिकल सेक्टर में भी, मिलिट्री सेक्टर में भी बहुत ज्यादा यूज होते हैं। इस पर कंट्रोल है चाइना का। चाइना के प्रोडक्ट्स पर टैक्स लगा दिया यूएसए ने। तो चाइना क्या बोल रहा है? चाइना ये बोल रहा है कि हम जो रेयर अर्थ मटेरियल है उनको भी बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, यूएसए को बना लो तुम अपने, कहाँ से आईफोन बनाओगे और बड़ी बड़ी चीजें आप बनाओगे। तो पूछ रहे हैं फाइंड द करेक्ट रेयर अर्थ एलिमेंट फ्रॉम द गिवन बिलो। तो देखो, प्लूटोनियम ये रेयर अर्थ मटेरियल नहीं है, थोरियम भी नहीं है, हाइड्रोजन भी नहीं है। जो गैडोलिनियम है ये रेयर अर्थ एलिमेंट में काउंट होता है। ठीक है, अभी तक हम देखें तो ये एक लिस्ट है जिसमें रेयर अर्थ एलिमेंट्स का नाम लिया गया है। कई बार यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं, नाम है इसके।
जो है लैंथेनम, ठीक है, सेरियम, ठीक है, प्रेसिडमियम, नियो डायमियम और प्रोमेथियम। आप इसको पॉज करके देख लेना एक बार, यहाँ से अगर कोई क्वेश्चन बनेगा तो एटलीस्ट आपको आइडिया हो कि क्या रेयर अर्थ मटेरियल है क्या नहीं है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग चैंग्स 7 मिशन। ये मिशन रिसेंटली जो है लाइमलाइट में आया, न्यूज में आया, तो इसके बारे में क्या इनकरेक्ट है। ठीक है, देखो, इट इज अ चाइनीज स्पेस एजेंसी मिशन, हाँ ये करेक्ट है। इट इज टू स्टडी द मून, यस करेक्ट है। तो इट इज स्टडी टू सन, नहीं, या तो वो सन की स्टडी करेगा या मून की, तो ये सन की स्टडी के लिए नहीं, मून के लिए है। मिशन इज प्लान टू लॉन्च इन 2026 में लॉन्च होने वाला है ये, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये काफी पॉपुलर है। अब आपको काफी सॉलिड क्वेश्चन मिलने वाले हैं, ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन है, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री इम्पोज्ड sanctions on the International Criminal Court in February 2025 में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पर सैंक्शंस लगा दिए। तो कौन है लगाने वाला? वही है डोनाल्ड ट्रंप। यूएसए ने इन पर सैंक्शन लगा दिया और बोल दिया है कि भाई आप यूएसए और इजराइल दोनों के अगेंस्ट में काम कर रहे हो इन्वेस्टिगेशन में, इसलिए हम तुम पर सैंक्शन लगा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि यूएसए ने इस पर इम्पोजिंग सैंक्शन लगाते हुए क्या रीजन बताया है। तो सिंपल रीजन है, आईसीसी टारगेटेड यूएस एंड इजराइल इन इन्वेस्टिगेशंस। मतलब आईसीसी इजराइल और यूएस अगेंस्ट में काम करता है, इसलिए हम इस पर सैंक्शंस लगा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, कहां पर है? तो इसके हेडक्वार्टर्स है आपका द हेग, नीदरलैंड्स में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलो तो एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूं, आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहां पे है, बता दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऑफिशियली एस्टैब्लिश्ड? तो 2002 में 1 जुलाई को इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था, तब से ये अब तक काम कर रहा है और इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था रोम स्टैट्यूट के थ्रू, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ मेंबर? तो भैया इसका मेंबर इजराइल भी नहीं है, यूएसए भी इसका मेंबर नहीं है। वो कहते हैं कि हम इसकी जुरिस्डिक्शन को, इसके काम को हम नहीं मानते, हम अपना काम खुद करेंगे। वेयर वाज द फर्स्ट बिम्स्टेक यूथ समिट, कहां पर हुई है? तो ये हुई है आपके गांधीनगर, गुजरात में, बिम्स्टेक की यूथ समिट, ठीक है। और इसको कई सारी मिनिस्ट्री ने मिल करके जो है लॉन्च मींस जो है होस्ट किया था। व्हाट वाज द मेन थीम ऑफ द फर्स्ट बिम्स्टेक यूथ समिट? तो इसकी थीम है यूथ हैज अ ब्रिज फॉर इंट्रा बिम्स्टेक एक्सचेंज। थीम कई बार पूछी जाती है, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वर द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ द फर्स्ट बिम्स्टेक यूथ समिट? किसने इसको ऑर्गेनाइज किया? तो इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए थे मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, और एक ऑर्गेनाइजेशन है CIIYI यूथ इंडिया, ठीक है, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। इन्होंने मिलकर के इसको ऑर्गेनाइज किया है, ठीक है, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यंग इंडियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी बिम्स्टेक मेंबर कंट्रीज आर देयर? तो बिम्स्टेक में कितने कंट्रीज हैं? 7। ये क्वेश्चन हमने अभी थोड़ी देर पहले भी देखा था। व्हाट इज द हेडक्वार्टर सेक्रेटरीट लोकेशन ऑफ बिम्स्टेक? तो ये कहां पर है? ढाका में है। इन विच ईयर वाज बिम्स्टेक एस्टैब्लिश्ड? तो कब इसका एस्टैब्लिशमेंट हो रहा है? 1997 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ है। Which Indian Prime Minister announced hosting the first BIMSTEC Youth Summit during the fourth BIMSTEC Summit? तो किसने इसको जो है अनाउंस किया होगा? तो करंट में जो प्राइम मिनिस्टर है वही करेंगे, तो वो है नरेंद्र मोदी। Which member of BIMSTEC have no direct connectivity with Bay of Bengal? क्वेश्चन का तरीका चेंज हो गया, तो बे ऑफ बंगाल के साथ में डायरेक्ट कनेक्टिविटी नेपाल और भूटान की नहीं है, बाकी सबकी है। क्वेश्चन नंबर 49, The 13th edition of the joint military exercise Aquarian between India and, तो ये एक्सरसाइज हमेशा होती है इंडिया और मालदीव्स के थ्रू। अभी ये 13th एक्सरसाइज हुई है, ये बदल बदल करके होती रहती है, एक बार इंडिया में तो एक बार उसमें मालदीव्स में इसकी जो है एक्सरसाइज होती है। वेयर वाज द AI एवरीथिंग ग्लोबल?
2025 समिट मींस एआई एवरीथिंग ग्लोबल 2025 समिट कहाँ ये हेल्ड हुई है? तो ये हुई है अबू धाबी में। अबू धाबी ने इसको होस्ट किया है इस समिट को। मींस आने वाले टाइम में एआई ही एवरीथिंग होने जा रहा है। Who organized the AI Everything Global 2025 Summit? इसको ऑर्गेनाइज किसने किया? तो इसको किया है दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर एंड गिटैक्स ग्लोबल। इन्होंने मिलकर के इसको ऑर्गेनाइज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, What was the main focus of the AI Everything Global 2025 Summit का मेन फोकस किस पर था? तो ये था एक्सप्लोरिंग द ट्रांसफॉर्मेटिव पोटेंशियल ऑफ एआई टेक्नोलॉजीज। ठीक है कि इनका कैसा ट्रांसफॉर्मेटिव पोटेंशियल है उसको एक्सप्लोर करना, ये इनका मेन फोकस था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइटल ऑफ द ऑफिशियल सॉन्ग फॉर द आईसीसी मेंस चैंपियंस ट्रॉफी? आईसीसी मेंस चैंपियन ट्रॉफी हुई थी तो उसका एक टाइटल सॉन्ग भी था, है ना? उस सॉन्ग का टाइटल क्या था? तो ये था जीतो बाजी खेल के, है ना? ये ऐसे क्वेश्चन कई बार ऐसे आते रहते हैं स्पोर्ट्स में, जैसे कि कॉमनवेल्थ गेम हुए, है ना? और आपके जैसे कि पेरिस में ओलंपिक्स हुए थे, तो इनके लोगो या इनके सॉन्ग वगैरह को कई बार पूछ लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, हु कंपोज द म्यूजिक फॉर द सॉन्ग जीतो बाजी खेल के? इसके लिए किसने इसका म्यूजिक दिया था? तो वो थे अब्दुल्ला सिद्दीकी, इन्होंने इसका म्यूजिक दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वाज द आईसीसी मेंस चैंपियंस ट्रॉफी 2025 हेल्ड? कहां पर हुई है? तो पाकिस्तान और यूएई में हुई थी, जहां पर इंडिया का कोई गेम था, जिसमें जो जब इंडिया की टीम खेल रही थी तो वो सारे के सारे गेम यूएई में हुए थे, अदरवाइज पाकिस्तान ने इसको होस्ट किया था, क्योंकि इंडिया ने मना कर दिया, हमारी टीम भाई पाकिस्तान नहीं जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मार्सेलो हैज अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम विच स्पोर्ट एट द एज ऑफ 36? तो मार्सेलो ने जो है रिटायर किया है अपने आप को, कहाँ से? फुटबॉल से। बहुत अच्छा बड़ा एक फुटबॉल का ये प्लेयर रहे हैं और यहाँ से इन्होंने अपने आप को जो है आउट कर लिया, संन्यास ले लिया, किससे? फुटबॉल से। ये क्वेश्चन पलट करके भी हो जाता है कि मार्सेलो जो है किस स्पोर्ट से जुड़े हुए थे, तब भी फुटबॉल ही आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। सो गाइस, आज हमने 56 क्वेश्चंस को कवर किया और भी कई सारे एस्पेक्ट्स को देखा। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं नए सेशन में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।